दोस्तों, आज भले ही हमारी इकोनॉमी में उथल पुथल हो रहा हो, कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी को, परंतु आज फिर भी इंडियन इकोनॉमी पूरे विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरे ग्लोबल लेवल पर आज भी हमारी अर्थव्यवस्था अपना सिक्का जमा चुकी है, अपना महत्व स्थापित कर चुकी है। और इस मुकाम तक पहुंचने में कोई एक दिन या एक साल का वक्त तो लगा नहीं। सालों सालों के मेहनत के बाद आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इस उपलब्धि को प्राप्त किए हैं। आज़ादी से लेकर आज तक हमारे सामने कई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए, उन सभी का समाधान करके, कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर, कई टारगेट बनाकर उसे अचीव करके हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इन्हीं सब के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला या कह ले सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया, जो आज भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। और ये रिफॉर्म भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हुआ है। दोस्तों, ये था 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो आखिर ये रिफॉर्म क्या था? क्यों किया गया ये रिफॉर्म? क्या बदलाव लाए जा सकते थे इस रिफॉर्म के बाद? तो आइए आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे हमारे और आपके अपने YouTube चैनल जीरो टू हीरो 24/7 बिगनिंग ऑफ विनिंग में। दोस्तों, भारत में आज़ादी के बाद से ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था भारत को। ऐसे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती थी इंडिया के सामने। परंतु लगातार सरकार के घाटे में वृद्धि हो रही थी। प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट था, मतलब विदेशों का ऋण बढ़ता जा रहा था भारत के ऊपर। औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा था। कृषि एवं उद्योगों पर व्यय तो काफी मात्रा में हो रही थी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होने के कारण उनके मूल्य में वृद्धि देखी जा रही थी। और इस समय में छोटे छोटे उद्योग और भारत के घरेलू उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए विदेशी पूंजी तथा विदेशी तकनीक के आगमन पर भी रोक थी। तो ऐसे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती थी इंडिया के सामने। और इन्हीं सब समस्याओं से पार पाने के लिए 1991 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में हमारे पूर्व मुख्य वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाया, जिसे विकास का एलपीजी मॉडल भी कहते हैं। जहां एलपीजी में एल फॉर लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो आइए दोस्तों, पहले इन टर्म्स को समझते हैं कि आखिर ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है क्या। तो स्टार्ट करते हैं लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। इसका मतलब होता है ट्रेड एंड इंडस्ट्री में थोड़ी ढील देना, पाबंदियों को हटाना ताकि वो मुक्त रूप से व्यापार कर सके। पहले ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री जो थे वो पब्लिक सेक्टर में आते थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा उद्योग सरकार के नियंत्रण में रखे जाते थे। लेकिन लिबरलाइजेशन में अधिक से अधिक पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया गया। पहले टोटल 17 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रहते थे, परंतु 1991 में इसे घटाकर बस 3 कर दिया गया। मतलब 17 में से अब सिर्फ 3 ही इंडस्ट्री ऐसी होंगी जो पब्लिक सेक्टर में होंगी, और बाकी सारी 14 इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि ये 3 इंडस्ट्री कौन सी थी जिन्हें पब्लिक सेक्टर में रखा गया था, मतलब कौन सी 3 इंडस्ट्री थी जिसे सरकार के नियंत्रण में रखा गया था। तो ये 3 इंडस्ट्री थी आणविक खनन मतलब मॉलिक्यूलर माइनिंग, सेकेंड अणुशक्ति मतलब न्यूक्लियर पावर, एंड थर्ड था रेलवे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर थे जिसे सरकार अपने नियंत्रण में रखी थी, और ये रखना भी उस टाइम के लिए जरूरी था, और ये अब भी है। और बाकी 14 सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया। तो अब ज्यादा से ज्यादा सेक्टर, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गई। तो आखिर इनके फायदे क्या होंगे? अब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज अगर प्राइवेट सेक्टर में आ गए तो अब इन इंडस्ट्री के बीच कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा,
और एंटरप्रेन्योर अगर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वो वहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ जाने के कारण तो वो कंपटीशन में जमे रहने के लिए अपने प्रोडक्शन को और बेहतर करेंगे, अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करेंगे। एंटरप्रेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट होंगे क्योंकि उनके पास सेक्टर बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री उनके लिए खुली हुई है उनके इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए। और अब समाज में डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा और प्राइस भी डिमांड के अकॉर्डिंग ही घटता बढ़ता रहेगा और प्राइस मैकेनिज्म यहाँ काम करेगा। इसलिए मूल्य में जो लगातार वृद्धि हो रही थी उसे भी रोका जा सकता था। वहीं लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्री की लाइसेंसिंग प्रणाली में भी छूट दी गई। पहले 18 वस्तुओं की इंडस्ट्री को छोड़कर बाकी सारे इंडस्ट्री की स्थापना के लिए लाइसेंस बनाना पड़ता था, लेकिन लिबरलाइजेशन में ये घटाकर बस 5 इंडस्ट्री को ऐसे रखा गया जिसके लिए हमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये 5 इंडस्ट्री कौन थे जिसके लिए हमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ सकती थी। ये थे अल्कोहलिक ड्रिंक, डिफेंस इक्विपमेंट, हजार्ड्स केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये थे 5 इंडस्ट्री जिसके लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी अपना इंडस्ट्री सेटअप बैठाने के लिए, और बाकी जितने अब सेक्टर्स थे वो लाइसेंस से फ्री कर दिए गए थे। तो ऐसा करने से पहले जहां लाइसेंस की वजह से इंडस्ट्री में हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उनके लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था, उनके लिए कई प्रणाली से गुजरना पड़ता था, तो वो इन सब सेक्टर में इन्वेस्ट करने से कतराते थे, डरते थे, पीछे भागते थे कि उन्हें लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और जिससे क्या होता था कि इन सब लाइसेंसिंग वाले सेक्टर में मोनोपॉली बन जाती थी और प्राइस मन मर्जी से ऊपर की तरफ रेज होती थी। मन मर्जी से एकाधिकार वाले लोग अपनी मन मर्जी से मूल्य को बढ़ाते जाते थे। तो ये थे लिबरलाइजेशन में छूट। इसके साथ ही साथ 1991 में एमआरटीपी एक्ट में भी ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया गया। 1991 में एमआरटीपी एक्ट को भी समाप्त कर दिया गया, जो एक तरह से बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट भी था, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्ट था, जो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती थी, लेकिन वो 1991 में उसको भी समाप्त कर दिया गया। और साथ ही साथ एक और छूट दी गई कि जो एंटरप्रेन्योर हैं वो मशीन, रॉ मटेरियल, टेक्निक अब विदेशों से आयात कर सकते थे, उन्हें अनुमति दे दी गई थी। और आयात कर जो होते हैं, इम्पोर्ट टैक्स, उसको भी कम कर दिया गया था। मतलब अब उन्नत टेक्निक्स, मशीन अब देश में आसानी से आ पाएंगी, जिससे हमारी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये था पूरा लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइजेशन में क्या क्या कदम उठाए गए। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। दोस्तों पहले प्राइवेट इंडस्ट्री जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी उसे पब्लिक सेक्टर में मर्ज कर दिया जाता था, या फिर उनके साथ ऐसा किया जाता था कि पब्लिक सेक्टर जो होते थे उन्हें 10 साल या 20 साल तक निरीक्षण में रखा जाता था। अगर उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं होती थी तो उन्हें पब्लिक सेक्टर का हिस्सा बना दिया जाता था। तो ऐसे उद्योगपति पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने पर, प्राइवेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर उनकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई तो उनका इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाएगा और उनकी इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर में मर्ज कर दिया जाएगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर के जो पहले की स्थिति थी वो जो एंटरप्रेन्योर होते थे उनके लिए एक तरह से धमकी टाइप की होती थी कि अगर वो ग्रो नहीं कर पाए तो उनकी सेक्टर को, उनकी इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर में मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन 1991 में ये सारे नियम हटा दिए गए, क्यों पब्लिक सेक्टर को अब पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया गया और बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर थे उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया कि अब वो उसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो अब प्राइवेट सेक्टर को 1991 में प्राइवेटाइजेशन के थ्रू बहुत बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई, जिससे अब उनके इन्वेस्टमेंट का सेक्टर भी बढ़ गया। उनको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे विकल्प मिल गए और विकल्प मिलने के कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ी, बहुत सारे लोग आए प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, कंपटीशन बढ़ा और ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर के कंपटीशन बढ़ जाने के कारण वो मार्केट में बने रहने के लिए अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करने लगे, जिससे नए नए टेक्निक्स को अपनाने लगे और अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर करने के लिए नए नए इनोवेशन होना स्टार्ट हो गए। तो इससे नए नए इनोवेशन, टेक्निक, इन सब में भी काफ़ी ग्रोथ देखा गया। तो ये थे प्राइवेटाइजेशन के
फायदे कि किस तरह से प्राइवेटाइजेशन ने हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छा करने की और कोशिश की। तो अब दोस्तों बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है क्लोज इकोनॉमी को विश्व स्तर तक पहुंचाना और पूरे विश्व स्तर के लिए खोल देना। ये होता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब। तो 1991 में इंडिया की इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन के थ्रू वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाया गया। लोगों को हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया गया। हमारे इंडिया के प्रोडक्ट को विश्व स्तर तक बेचने के लिए हमारे इंडिया की मार्केट को विश्व स्तर तक पहुंचाया गया और हमारे इंडिया के प्रोडक्ट विश्व बाजारों में बिकने लगे, जिससे फॉरेन मनी हमारी कंट्री में आई, जिससे हमें विदेशों के ऋण चुकाने में भी काफी मदद मिलने लगी। दोस्तों, विश्व के संपर्क में आने के कारण इंडिया के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर भी काफी अच्छे हुए। और वहीं दूसरी तरफ हमारी कंट्री जब वर्ल्ड लेवल के मार्केट में पहुंची तो वहां के कंपटीशन का भी सामना करने लगी। जैसे कि वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन को जब वो सामना करने लगी तो वो अपने आप को और कुशल बनाने के लिए बहुत मेहनत करने लगी और उनकी कुशलता में भी काफी वृद्धि हुई वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में जाने के बाद। और वहीं सरकार ने भी और महत्वपूर्ण कदम उठाए कि फॉरेन मार्केट की एंट्री को बढ़ाने के लिए हमारी कंट्री में कस्टम ड्यूटीज और टैरिफ जैसे जो टैक्सेस होते हैं उनको भी कम कर दिया। और दोस्तों, हम तो जानते हैं कि इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कैपिटल की कमी के कारण जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे उस टाइम पे वो फुल प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते थे। उनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम होती थी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की। परंतु ग्लोबलाइजेशन के बाद लोग हमारे रिसोर्सेज को देखकर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए और मोटिवेट हुए। तो दोस्तों, हमारे कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को के फुल यूटिलाइजेशन के लिए अब कैपिटल बहुत अच्छे से प्राप्त होने लगा। तो कुल मिलाकर के ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमी को विश्व स्तर पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, ये थी पूरे इकोनॉमिक रिफॉर्म कि किस तरह से 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म ने इंडिया की इकोनॉमी को मजबूती प्रदान की, वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी बनाई और कई सारे सुधार किए गए। लेकिन इन सब के बीच इन सब के कुछ ड्रॉबैक्स भी हमें देखने को मिले। अब ये ड्रॉबैक्स क्या थे, आइए कुछ ड्रॉबैक्स को हम जान लेते हैं। तो जो छोटे छोटे नए उद्योग थे वो कंपटीशन को सहन नहीं कर पाए। जो अभी अभी नए नए उद्योग जो खुले ही थे, जो ग्रो करने ही वाले थे, वो वर्ल्ड लेवल की कंपटीशन को सहन नहीं कर पाए और वो बंद होने के कगार पे आ गए। और वहीं दूसरी तरफ मार्केट में प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमर्जियां चलाने लगे और फॉरेन ग्लोबलाइजेशन के कारण जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था इंडिया में, जिससे अब इंडिया की इंडस्ट्रीज पर विदेशियों का दबदबा होने लगा। तो ये थे कुछ इस तरह से ड्रॉबैक्स, और भी काफी ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिले। परंतु अगर इन ड्रॉबैक्स को साइड कर दिया जाए तो 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म जो थी वो काफी बेहतर साबित हुई इंडिया के लिए। तो दोस्तों, ये था पूरा हमारा डिटेल डिस्कशन ऑन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। तो आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।